हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 7 को। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत अपघटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सिंपली किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसका अपघटन कराना ही कहलाता है विद्युत अपघटन। यानी हम लोग कोई विद्युत अपघट लेते हैं, उसको जल के अंदर घोल के उसका विलयन बना देते हैं, या उसको हम लोग गला देते हैं और गला कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अपघटित करते हैं या उसको तोड़ देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी यही कहलाएगी विद्युत अपघटन। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम लोग सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन कैसे कराते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड NaCl के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था का विद्युत अपघटन कैसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में सोडियम क्लोराइड जो होता है इसके गलित अवस्था को भर देते हैं। गलित अवस्था का मतलब सोडियम क्लोराइड को गला देते हैं और गलाने के बाद इसको क्या कर देते हैं, इसमें भर देते हैं। और भरने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये हम लोग लगा देते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम के हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं। वो भी कौन सा करंट फ्लो कराते हैं, तो आपको याद रखना है कि जब हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं तो उसमें हम लोग डीसी करंट, डीसी जो है धारा जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट का यहाँ यूज करते हैं, यानी डीसी विद्युत धारा का यूज करते हैं। ये हम लोग जब करके यहाँ पर करते हैं तो आप जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग पिघला देंगे यानी कि गलित अवस्था में लाएंगे, तो वैसे समय में ये जो सोडियम क्लोराइड हमने यहाँ जो डाला है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि वो इसमें बदल जाएगा किसमें, Na+ और Cl-। आपको पता है कि गलित अवस्था में कोई भी विद्युत अपघट किसमें टूट जाता है, आयनों में। तो यहाँ ढेर सारे आपको सोडियम+ और Cl- मिल जाएंगे, इसी रूप में ये गलित अवस्था में रहेगा। और जब यहाँ विद्युत धारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो देखिए होता क्या है, इसमें एक प्लेट जो होती है वो होगी आपकी माइनस, और एक प्लेट जो होगी, एक प्लेट माइनस होती है, एक प्लेट क्या होती है, प्लस। तो सिंपल सी बात है कि प्लस की ओर जाएगा Cl- और माइनस की ओर जो जाएगा वो जाएगा Na+। और ये दोनों जब जाते हैं तो वहाँ कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक नए प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नए प्रकार के उत्पाद उत्पन्न होते हैं। और ये जो आपका NaCl है अब ये एक नए उत्पादों में बदल जाता है और टूट के अलग अलग हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। अब यहाँ कौन कौन से उत्पाद उत्पन्न होते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए माइनस जो होता है, इस माइनस पर जाता है Na+, क्योंकि माइनस है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कौन जाएगा, प्लस वाला। और ये जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है Na धातु बना लेता है। वही जो प्लस होता है उस प्लस पर जाता है Cl- और Cl- जब वहाँ जाता है तो वहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन वहाँ पर निकल जाता है। आपको याद रखना है कि माइनस वाला जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन कोई जो जाता है वो लेता है, और प्लस वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो आयन होते हैं उससे खींच लेते हैं। यहाँ से ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ये जो प्रक्रिया है आप जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं अपचयन की प्रक्रिया। और ये वाला प्रक्रिया आप जानते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कहलाता है अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और आपको पता है जहां अपचयन होता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनोड। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। और आपने यहाँ देखा ये टोटल अभिक्रिया अगर जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि इधर क्या था,
इस साइड देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे इधर था Na प्लस प्लस था Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस था जो इस साइड में बदल गया है आपका Na प्लस। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये क्लोरीन एक गैस है और गैस जो होता है वो इस रूप में नहीं होता है, वो हमेशा ट्वाइस के रूप में रहता है। तो 2 जब भी हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे समय में जब रिएक्शन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इस पूरे समीकरण में जो होता है किसका गुणा करते हैं 2 का, और जब 2 का इसमें गुणा करके जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2, ये भी हो जाता है 2, ये हो जाता है 2 और प्लस यहाँ पर हो जाता है Cl2। ये आपका टोटल रिएक्शन है। और अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि 2NaCl था और यहाँ पर हमने इसका करा दिया विद्युत अपघटन, तो ये आपका बदल गया जो है 2Na और प्लस किसमें बदल गया Cl2 में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था का जब हम लोगों ने विद्युत अपघटन कराया तो आपने पाया कि ये सोडियम क्लोराइड जो था इसमें Na प्लस Cl माइनस आयन थे, इस रूप में था, विद्युत अपघटन कराया तो सोडियम क्लोराइड टूट गया 2 भागों में, Na प्लस और किसमें Cl2 में। तो इसी को कहते हैं अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है, अपघटन मतलब होता है तोड़ना, अपघटन मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको तोड़ दिया है, इसीलिए प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन। अब यहाँ एक और चीज जान लीजिए कि ये हो गई विद्युत अपघटन, और ये चीज जान लीजिए कि विद्युत अपघटन जो होता है इसमें जो प्रक्रिया होती है, मुख्य प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें प्रक्रिया ये होती है कि इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। ये याद रखिएगा कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा में। आपने विद्युत इसमें प्रवाहित किया और देखिए आपको नए नए रसायन क्या हो गए, मिल गए, तो ये रसायन मिल गए, तो ये आपका जो है ये प्रक्रिया होती है। और इस प्रक्रिया का आपसे कोई कारण पूछ दे कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्यों होती है, तो उसका एक ही मात्र कारण है, वो क्या है, अपचयन और ऑक्सीकरण। अपचयन ऑक्सीकरण या इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है रेडॉक्स अभिक्रिया का होना या ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया का होना। और एक और महत्वपूर्ण बात जानिए कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हम लोग जिस पात्र के अंदर कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक विद्युत अपघटनी सेल का चित्र बनाइए, तो बहुत ही कुछ खास नहीं है। ये देखिए ये है विद्युत अपघटनी सेल, हमने एक पात्र बना दिया, उसमें कोई विद्युत अपघट भर के 2 इलेक्ट्रोड लगा के उसको किसी डीसी धारा से जोड़ दिया, तो ये जो पूरा का पूरा है यही कहलाएगा विद्युत अपघटनी सेल। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखिए विद्युत अपघटन का उत्पाद जो होता है ये जानना जरूरी होता है। इसका ये मतलब है कि अगर कहीं हम विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो वहां पर हमको क्या मिलने वाला है, कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे आपने अभी देखा था कि अभी हमने जो है NaCl का जो है गलित अवस्था, NaCl के जब गलित अवस्था में हमने इसका जब विद्युत अपघटन कराया था तो आपको कौन कौन से उत्पाद मिला था, आपको Na मिला था और क्या मिला था, Cl2 मिला था। ये आपको जो है उत्पाद मिले थे। तो यही उत्पाद का अनुमान लगाना कि हमको कौन कौन से उत्पाद मिलने वाले हैं। अभी NaCl को हम लोग गलित अवस्था में किए तो उत्पाद मिला, अब NaCl को क्या जल में घोलकर हम लोग विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या यही उत्पाद मिलेगा, तो ये वाले उत्पाद नहीं मिलेंगे। वहां पर आपको यहाँ पर Cl2 तो मिलेगा, लेकिन Na की जगह आपको यहाँ पर H2 गैस मिलने लगेगी। तो यही हम लोग अनुमान लगाएंगे कौन कौन से उत्पाद मिलने वाला है। देखिए बड़ा ही सिंपली है, यहाँ सिंपली ये चीज है कि अगर यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि जो ये प्रक्रियाएं होती हैं वो होती हैं अपचयन और ऑक्सीकरण के कारण, इन्हीं 2 प्रक्रियाओं के कारण जो है आपको उत्पाद मिलते हैं। अपचयन में क्या होता है, कोई आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है,
ठीक है। और ऑक्सीकरण में कोई ऋणायन होता है और इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उत्पाद मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपचयन किसका होगा, अगर विद्युत अपघट्ट में अपचयन किसका होने वाला है। तो सिंपल, अगर कोई हम लोग गलित अवस्था लिए हैं और उसमें केवल एक ही धनायन है, एक ही ऋणायन है, तो जाहिर सी बात है अगर एक ही धनायन है, एक ही ऋणायन है, तो जो धनायन होगा उसका हो जाएगा अपचयन, वो यहाँ उत्पाद के रूप में मिलेगा, और जो ऋणायन हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन जो है वहां पर उपस्थित होते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक हम लोग यहाँ पर ले लिए जो है कई सारे विद्युत अपघट्टों का गलित अवस्था ले लिए, गलित विलयन ले लिए, और इसमें हमने देखा कि इसमें क्या क्या है। मान लीजिए कि इसमें Na+ भी है, इसमें Cu++ भी है। अब Na+ भी है, Cu++ है, तो अब समस्या ये आएगी कि इसमें जो है माइनस पर कौन जाएगा और इसमें किसका अपचयन होने वाला है। क्या Na+ का अपचयन होगा या Cu अपचयन जो होगा, ये अपचयन आप जानते हैं कहाँ होगा, कैथोड पर। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि कैथोड पर किसका अपचयन होगा, Na+ का या Cu++ का। तो ये बड़ा ही सिंपल है, इसको आप पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी आयन का अगर हमें अपचयन कराना है तो सबसे पहले उसी का अपचयन होगा जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। आप इसके पहले ही पढ़ चुके हैं मानक अपचयन विभव कि मानक अपचयन विभव किसका होता है, ज्यादा होता है, किसका कम। तो आपने देखा होगा कि जो सोडियम ये आपका है, इसका मानक अपचयन विभव जो होता है वो -2.71 वोल्ट होता है। वही आपने देखा होगा कि कॉपर प्लस और कॉपर जो होता है इसका अपचयन विभव जो होता है वो +0.34 वोल्ट होता है। तो आप देखिए मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है, इसका है, कॉपर का। अगर कॉपर आयन का ये मानक अपचयन विभव जो कॉपर है इसका ज्यादा है तो सिंपल सी बात है यहाँ अपचयन किसका होगा, कॉपर का। और इस समय जो आपको कैथोड पर मिलेगा वो कौन मिलेगा, कॉपर धातु मिलेगा, सोडियम आपको नहीं मिलेगा। जब कॉपर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब आपको सोडियम मिलना स्टार्ट होगा। अब यहीं पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए यही में एक और आयन हम डाल दें, मान लीजिए इसी जगह जो है Ag+ में इसमें मिला दिए कुछ ऐसा कि आपको Ag+ भी मिल गया, 3 आयन मिल गए। तो ऐसे समय देखिए Ag जो होगा इसका अगर हम लोग निकालेंगे, अगर इसका हम लोग जानते हैं कि मानक अपचयन विभव जो होता है वो होता है +0.80 वोल्ट। तो अब क्या हो गया, इसका सबसे अधिक अपचयन विभव हो गया। तो अब अपचयन किसका होगा, Ag+ का होगा। और इस विलयन में भले कॉपर हो, भले सोडियम आयन हो, भले ये सब धनायन हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो अपचयन जो कैथोड पर मिलेगा, जो धातु मिलेगा वो कौन मिलेगा, Ag मिलेगा। इसी का अपचयन होगा, बाकी का नहीं होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तब कॉपर का होगा, जब वो खत्म हो जाएगा तो सोडियम का होगा। तो इस तरह उत्पाद का अनुमान लगाते हैं। ऑक्सीकरण के प्रोसेस में सेम इसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण के प्रोसेस में जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है, अभी तक क्या था ज्यादा, जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उसी का हो जाता है ऑक्सीकरण। जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, और जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका ऑक्सीकरण पहले नहीं होगा। जैसे कई सारे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया A, B, C, ये 3-4 ऋणायन ले लिए, और मान लिया कि इसका अपचयन विभव जो है वो 0 पॉइंट जो है वो हमने मान लिया कि -0.53 वोल्ट है। इसका जो है वो -0.39 वोल्ट है, और इसका हमने मान लिया कि +0.01 वोल्ट है। तो इसमें अपचयन जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है कि अब इसमें से कौन सा ऋणायन जो है कि आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा जो है उसका ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम किसका है, इस A वाले का, तो इसी का ऑक्सीकरण हो जाएगा और यही आपको उत्पाद के रूप में मिलने वाला है। तो इस तरह आपने समझ लिया विद्युत अपघटन के उत्पाद। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट कि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या है, हम लोग इसको कहां कहां यूज करते हैं, किन किन जगहों पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वो भी जल्दी से देख लेते हैं कि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो देखते हैं हम लोग विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग कि इसके प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। एप्लीकेशन इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में
आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जनरली निकिल की होती हैं, या वो लोहे की होती हैं, या टीन की होती हैं, और या कॉपर की होती हैं। आप देखते हैं उस पर गोल्ड यानी सोने का एक परत चढ़ा होता है, सुनहरे कलर का होता है, बिल्कुल सोने जैसा दिखेगा, उस पर परत चढ़ा, या चांदी का परत चढ़ा होता है। तो ये लोहे की या जो तमाम जो मिश्र धातुओं की वस्तुएं होती हैं, उस पर जब सोने की एक परत चढ़ाते हैं या जो चांदी की परत चढ़ाते हैं, आभूषण आपने तमाम देखा होगा कि आभूषण चांदी के नहीं होते हैं लेकिन चांदी की परत चढ़ी होती है, सोने के नहीं होते हैं लेकिन ऊपर सोने की उस पर परत चढ़ी होती है। तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। और आपको पता है वो जो विद्युत लेपन की प्रक्रिया है वो विद्युत अपघटन की ही देन है। विद्युत अपघटन के द्वारा ही विद्युत लेपन कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे विद्युत लेपन कराते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल ही है कि देखिए क्या लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है। और पात्र में क्या करते हैं कि ये पात्र ले लिए और इस पात्र में क्या किए कि कोई विद्युत अपघट ले लेते हैं। ये यहाँ पर विद्युत अपघट ले लिया, उसका विलयन ले लिया। विद्युत अपघट का विलयन लेने के बाद क्या करते हैं कि जिस चीज का विद्युत लेपन करना है उस वस्तु को यहाँ पर उस वस्तु, मान लीजिए कि हमको ये किसी वस्तु का यहाँ पर विद्युत लेपन करना है, तो उस वस्तु को यहाँ पर जो करते हैं यहाँ पर कैथोड से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? कैथोड से जोड़ देते हैं। कैथोड से जोड़ देते हैं उस वस्तु को, और यहाँ पर जिस धातु का लेपन करना है उसकी एक प्लेट जो है उसको जोड़ देते हैं एनोड से। उसको किससे जोड़ेंगे? एनोड से यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमको लेपन करना है सिल्वर का, तो यहाँ एक सिल्वर की प्लेट ले लेते हैं। एजी की क्या है? प्लेट है। एजी की प्लेट यानी सिल्वर की प्लेट को हम लोग ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर जो है इसका विद्युत लेपन करना है, यानी सिल्वर का परत इस पर चढ़ाना है। तो बस करते क्या है, कैथोड से वस्तु को जोड़ते हैं, एनोड से जिसका चढ़ाना है उसको जोड़ते हैं, यानी सिल्वर की प्लेट को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। कौन सा धारा? आपका डीसी करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। आपका जो है डायरेक्ट करंट इसी को प्रवाहित कराते हैं। जब ऐसा कराते हैं तो देखिए होता क्या है, एनोड पर देखिए क्या होता है कि एनोड पर जो एजी है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागने लगता है और बना लेता है एजी प्लस। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एनोड जो है इससे जो सिल्वर जुड़ा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और एजी बदल जाता है एजी प्लस में। जैसे एजी प्लस में बदलेगा अब ये विलयन में क्या होगा? घुलने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एजी विलयन में नहीं घुल सकता, लेकिन एजी प्लस आयन है तो वो घुल सकता है, यहाँ से निकलने लगता है। और जब ये यहाँ से निकलने लगता है तो ये जाता है कैथोड पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैथोड जो होता है माइनस होता है, अभी अभी आप इसके पहले भी जाने थे कि, और एनोड जो होता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो जैसे एजी प्लस बनता है, यहाँ पर एजी प्लस ये विलयन में आया, एजी प्लस बन के इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, यहाँ से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस के रूप में आया। एजी प्लस के रूप में जैसे ही होता है इसको तुरंत ये माइनस वाला खींच लेता है, यानी ये वस्तु वाला प्लेट खींच लेता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, वही वाला इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आता है, और यहाँ वस्तु के ऊपर जो होता है कैथोड, यहाँ पर एजी प्लस जैसे ही आके चिपकता है वो वहां से इलेक्ट्रॉन लेके फिर से किससे बदल जाता है? एजी में। अब एजी में बदलने के बाद यानी फिर से सिल्वर में बदल गया, और जैसे सिल्वर में बदला अब ये विलयन में स्वतंत्र अवस्था में घूम नहीं सकता है, और यहीं पर ये क्या करता है? चिपक जाता है। यहीं पर चिपक जाता है और यही प्रक्रिया कुछ देर कराते हैं तो ये धीरे धीरे घुलता है, और इसके ऊपर आके एजी के कण चिपक चिपक के एक परत बना लेते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर जो धातु या जो भी यहाँ पर हम लोग मिश्र धातु या जो भी वस्तु लिए थे उस पर इस धातु की एक क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है, और परत चढ़ जाती है तो बिल्कुल वो उसी धातु जैसा लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा हम लोग अनुप्रयोग क्या करते हैं, तो बहुत सारी गैसों का उत्पादन, गैसों का उत्पादन। देखिए बहुत सारी गैसों का उत्पादन हम लोग क्या करते हैं? इसी से करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि NaCl है, अगर NaCl हम लोग इसका विद्युत अपघटन करा दें तो आपको पता है कि यहाँ क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। अभी HCl हम लोग HCl जो है इसका अगर हम लोग क्या करें कि विद्युत अपघटन करा दें तो आपको क्या मिलेगा? H2 और Cl2, ये दोनों गैसें मिलेंगी। तो ये चीजें आपको मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे गैसों का उत्पादन हम लोग विद्युत अपघटन से कराते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा हम लोग बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण, ठीक है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से अनेक यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि
NaOH का निर्माण, कास्टिक सोडा का निर्माण कास्टनर कैलरन सेल विधि द्वारा। ठीक है, NaOH का निर्माण कास्टनर कैलरन सेल विधि द्वारा आपने देखा होगा कि वो विद्युत अपघटन करके ही इसको बनाया जाता है। ये केवल आपने 11th में ये एक पढ़ा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जिनको हम लोग जो है विद्युत अपघटन के द्वारा ही बनाते हैं। इसके बाद और देखिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये एक और है, धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, इसकी मदद से हम लोग धातुओं का शोधन भी करते हैं। अब धातुओं का शोधन कैसे करते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, या आपको आगे जो है कि जो तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत है जो है आपके क्लास 12th में ये चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है कि धातुओं का शोधन कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि धातुओं को शोधन करने के लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पर अशुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु को एनोड से जोड़ देते हैं और शुद्ध धातु की एक प्लेट को जो है कैथोड से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो एनोड है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जो है गलने लगता है, पूरा का पूरा गलने क्या इसमें घुलने लगता है और घुल के ये पूरा का पूरा एनोड घुल के चला आता है यहाँ पर, और ये जो कैथोड यहाँ शुद्ध धातु थी इस पर जमा होने लगता है और जमा होके यहाँ पर पूरा का पूरा शुद्ध धातु मिल जाता है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये प्रक्रिया हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके जो तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत इसके बाद जो 2-3 चैप्टर बाद होगा उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग विद्युत अपघटन के कुछ नियम देख लेते हैं। विद्युत अपघटन पर कुछ नियम बनाए गए हैं, चलिए वो नियम हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन के नियम। तो आइए देख लेते हैं विद्युत अपघटन के नियम। ये नियम माइकल फैराडे ने दिया था, इसीलिए इसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या था। तो फैराडे का प्रथम नियम सिंपल था कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हम कहीं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं तो जो वहां पर इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है या वहां पर जो विलीन पदार्थ की मात्रा है जिसे हम लोग W से जनरली प्रदर्शित करते हैं, वो उसमें प्रवाहित किए गए विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा को अगर हम लोग Q में माने तो ये W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। ये है माइकल फैराडे का प्रथम नियम। आपको याद रखना है कि यहाँ जो विद्युत धारा लेते हैं वो हम लोग लेते हैं कूलाम में। यानी कहने का मतलब क्या है कि W प्रोपोर्शनल टू होता है Q, जहाँ W निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा है और Q जो है वो कूलाम में है विद्युत धारा। अगर इस समानुपाती चिन्ह को हम लोग हटाएं तो यहाँ W बराबर हो जाता है, एक स्थिरांक आता है Z, और यहाँ हो जाता है Q, जहाँ पर Z जो होता है वो कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, वो कहलाता है किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी W क्या है, W है इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा, Q जो है वो प्रवाहित विद्युत की मात्रा है कूलाम में, और Z क्या है वो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर Z की परिभाषा देनी है तो सिंपली हम लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, Q बराबर मान लें 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम अगर मान लें तो देखेंगे कि W बराबर क्या हो गया, Z हो गया। W बराबर आपका देखिए सिंपली Z हो गया। तो बस यही से परिभाषा बन जाती है कि किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ के निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा है वही कहलाता है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी विद्युत अपघट में 1 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ का जितना मात्रा निक्षेपित होगा ग्राम में वही उसका कहलाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये सिंपली आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये Q जो होता है कूलाम में होता है, और कूलाम में जो होता है तो इसको हम लोग जानते हैं हम लोग कि जो Q बराबर होता है कूलाम में विद्युत धारा वो बराबर होता है I/T के, वो बराबर होता है I/T के। यानी कि वो बराबर होता है जो है कि विद्युत धारा एम्पियर में गुणे होता है समय, इसके बराबर होता है। तो Q जो कूलाम में होता है विद्युत धारा वो I/T के बराबर होता है, जहां पर जो I है, ये जो I है वो है विद्युत धारा जिसे आप लोग जानते हैं एम्पियर में,
और जो टी है वो क्या है, समय है, और समय किसमें होता है, सेकेंड में। तो यहाँ पर विद्युत धारा और समय जो है सेकेंड में इसके गुणनफल के बराबर होता है क्यू, यानी कूलाम में विद्युत धारा। तो अगर हम इसके जगह ये रखें तो आपका जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा W बराबर ZIT। ये आपका एक एक्यूरेट सूत्र बन गया, जिस पर हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन की मदद से हम लोग निकालते हैं कि अगर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या कितना, हम लोग कुछ विद्युत धारा प्रवाहित कुछ समय के लिए हम लोग करते हैं तो वैसे समय में कितनी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होने वाली है। तो ये था जो है कि फैराडे का प्रथम नियम। चलिए आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं फैराडे का हम लोग द्वितीय नियम। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम है सिंपली कि विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। यानी कहने का ये मतलब है कि हम लोग क्या करें, दो विद्युत अपघट ले लें, एक ये विद्युत अपघट ले लें, ये एक विद्युत अपघट ले लें, और दोनों में विद्युत की समान मात्रा अगर हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, दो विद्युत अपघटों के विलयन है और दोनों में विद्युत अपघट की समान मात्रा मान लीजिए हमने Q कूलाम जो है प्रवाहित किया, और ऐसे समय में यहाँ पर जो पदार्थ जो निक्षेपित होता है किसी विद्युत अपघट का, किसी पदार्थ का, वो W1 उसकी मात्रा होती है, और दूसरे में जो किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ निक्षेपित होता है अगर उसकी मात्रा W2 है, तो द्वितीय नियम के अनुसार जो W1 है वो समानुपाती होगा, वो इसके जो है यहाँ जो पदार्थ है उसके तुल्यांकित द्रव्यमान यानी पहले पदार्थ के तुल्यांकित द्रव्यमान के समानुपाती होगा, और यहाँ जो W2 है वो दूसरे पदार्थ के तुल्यांकित द्रव्यमान के समानुपाती होगा। इसे सूत्र रूप में इस तरह लिखेंगे कि W1/W2 बराबर लिखेंगे E1/E2, जहां पर W1 जो है वो Q विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पहले पदार्थ का निक्षेपित मात्रा है, और W2 जो है वो Q विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दूसरे पदार्थ का निक्षेपित मात्रा है। E1 जो है वो पहले पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान है, और E2 जो है वो दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार है। जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि Q कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पहले तथा दूसरे पदार्थ के भार W1 W2 है, तथा E1 और E2 निक्षेपित पदार्थ के तुल्यांकी द्रव्यमान है इस सूत्र के लिए। अब ये जो है जो है सूत्र जो दर्शाता है फैराडे के द्वितीय नियम को। अब यहाँ पर आप तुल्यांकी द्रव्यमान है तो ये भी बता देते हैं कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो अगर कहीं पर किसी भी आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान हमको निकालना है, हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत अपघट होता है उसमें आयन होते हैं, तो अगर आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो सिंपली जो होता है उसका तुल्यांकी द्रव्यमान वो होता है आयन। डायरेक्ट हम जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे कोई धातु है, धातु का आयन है तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, धातु का ले लेते हैं परमाणु भार, और बटे उसमें भाग दे देते हैं उसके आवेश से, जो धातु आयन पर आवेश है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाता है। इस तरह आप किसी का भी तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसी तरह अधातु का भी निकाल सकते हैं, अधातु का परमाणु द्रव्यमान बटे अधातु पर अधातु के जो आयन है उस पर आवेश। जैसे एग्जांपल, अगर आपको सोडियम प्लस का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है, इसका अगर आपको E निकालना है तो सोडियम जो होता है वो क्या होता है, उसका परमाणु भार कितना होता है 23, और उस पर आवेश कितना 1, तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान जो है 23 है। अभी आपको कैल्शियम प्लस का निकालना है, जो है इसका तुल्यांकी द्रव्यमान, तो कैल्शियम जो होता है इसका परमाणु भार क्या होता है 40, और इस पर आवेश कितना है 2, तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा 20। तो ये होता है तुल्यांकी द्रव्यमान। अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जानिए कि अगर कहीं पर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हैं और उसमें हमने क्या किया, इतनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित किया कि उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो है प्रवाह हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, तो वैसे समय में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ये पदार्थ की जितनी मात्रा निक्षेपित होगा वो तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा, वो तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं यानी तुल्यांकी भार के बराबर जब पदार्थ निक्षेपित होता है तो उस समय कितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती है उसकी गणना कर लेते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, आवेश वो जो होता है वो 1.609 ये माइनस में होता है, इंटू जो है कि 10 पर पावर 1.602 होता है, ठीक है, इंटू 10 पर पावर -19 जो है ये कूलाम, इतना आवेश होता है। तो अगर हम लोग 1 मोल जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे तो कितनी विद्युत धारा लेके जाएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक पर इतना एक इलेक्ट्रॉन इतना जो है विद्युत धारा लेके जाता है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। तो जाहिर सी बात है अगर इतना 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो कुल विद्युत धारा जो होगी वो कितना होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से प्रवाहित विद्युत वो कितना होगा, वो होगा 1.602 इंटू 10 पावर -19, ये एक का है और इतने का निकालना है तो इंटू क्या हो जाएगा, वो जो है ये मोल का जो जितना इलेक्ट्रॉन है उसका गुणा हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 23। और जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जो ये मान आता है वो आता है 96,487 कूलाम। ये जो है 96,487 कहीं कहीं आपको 485 मिल जाएगा, 488 मिल जाएगा, लगभग इसी के मिलेगा। वो 1-2 का अंतर इसलिए आता है कि कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में यहाँ 4 अंक ले लिया जाता है तो ये 1 स्टार ले, यहाँ भी 3-4 अंक ले लिया जाता है या एक अंक छोड़ दिया जाता है तो 1-2 का अंतर होता है। तो इतना कूलाम लगभग में जो होता है वो आवेश होता है किसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रवाहित हो रहा है, कहीं से जा रहा है तो इतना आवेश, इतने कूलाम का आवेश अपने साथ लेके जाएगा। और ये जो विद्युत की मात्रा है कूलाम में ये कहलाती है 1 फैराडे। तो आपको याद रखना है कि 1 फैराडे यही है विद्युत धारा 96,487 कूलाम। और ये जो 1 फैराडे है ये है क्या, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पर प्रभावित होंगे तो उनके द्वारा जो ले जाई गई विद्युत धारा है वही कहलाती है 1 फैराडे। और इतनी विद्युत धारा अगर हम लोग कहीं पर प्रवाहित कर देते हैं तो वहां पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वो उस पदार्थ के तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होती है, बराबर होती है। उसके तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होगी, बराबर। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कैल्शियम, तो कैल्शियम का तुल्यांकित द्रव्यमान आपने 20 निकाला था। तो अगर आपने कहीं पर कैल्शियम के विद्युत अपघट्ट, कैल्शियम के विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दिए या कैल्शियम की गलित अवस्था में प्रवाहित कर दिए विद्युत धारा, तो जो कैल्शियम की यहाँ निक्षेपित मात्रा मिलेगी, अगर 1 फैराडे विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित कर दिए तो जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा मिलेगी कितना मिलेगी, वो 20 मिलेगी, 20 ग्राम में मिलेगी, ठीक है, उतना मिलेगी। उसके तुल्यांकित द्रव्यमान की क्या होगी, बराबर मिलेगी जब 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन में ये अंक थोड़ा सा कठिन है तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग इसको 96,500 मान लेते हैं कूलाम। 96,500 इसको मान लेते हैं कि लगभग में 96,500 है। और ऐसे रखने पर जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी होती है। तो आगे हम लोग कहीं 1 फैराडे का यूज करेंगे तो इतना न यूज करके हम लोग यूज करेंगे 96,500। तो इस तरह आपने वैद्युत अपघटन से जुड़ी जो भी चीजें थी वो उसको देख लिया, फैराडे के 2 नियम थे उसको भी आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, 2-4-5 सवाल वो आपको करा देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं और इस नियमों का क्या यूज था या इसका यूज क्या होता है, किस तरह इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए आइए देख लेते हैं विद्युत अपघटन पर तो चलिए आइए देख लेते हैं विद्युत अपघटन पर आधारित कुछ प्रश्न। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, निम्न को उत्पन्न करने के लिए फैराडे ग्रुप में कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए दे दिया गया है कि गलित कैल्शियम क्लोराइड है और इससे जो है कैल्शियम के अगर 20 ग्राम आपको उत्पन्न करना है तो आपको फैराडे के रूप में कितनी विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, गला देंगे तो इसमें कैल्शियम जो है वो बदल जाएगा कैल्शियम प्लस में, गलित अवस्था में इसमें मिलेगा। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेता है और जब ये एक कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ बनता है कैल्शियम। ऐसे आपको फर्स्ट रिएक्शन लिख देना है। रिएक्शन जब मालूम चल गया तो इसका मोल अनुपात निकाल लीजिए। अगर देखिए इसका हम लोग 1 मोल लेने वाले हैं तो इसकी कितनी आवश्यकता होगी, 2 मोल।
और ये बनेगा कितना, 1 मोल। देखिए ये मोल अनुपात है, 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं है, फिर 1 है, 1 इसका देखिए कर ले रहे हैं तो 2 ये मिल रहा है और ये 1 बन रहा है, तो वही है कि 1 मोल लेंगे तो 2 मोल इसको लेना पड़ेगा और 1 मोल ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 मोल जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो विद्युत की टोटल मात्रा कितनी हो जाती है, 2 फैराडे। और 1 मोल कैल्शियम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल कैल्शियम, तो मोल में अगर हमको इसको बदलना है तो इसका जो मोल है इसका हमको क्या चाहिए, भार चाहिए कि कितना ग्राम में मिलेगा, तो इस मोल को हम ग्राम में बदल देते हैं। और आपको पता है कि अगर मोल को हम लोग ग्राम बदलते हैं यानी निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान उसका वही होने वाला है जो उसका होता है परमाणु भार। तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, तो यहाँ पर जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 40 ग्राम। यहाँ से आपको मालूम चल गया कि अगर 2 फैराडे आपको विद्युत धारा इसको देंगे तो 40 ग्राम आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको 20 ग्राम चाहिए तो विद्युत धारा कितना देना पड़ेगा, 1 फैराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फैराडे। इसको आप अच्छे से लिख के कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा फैराडे में बराबर 2 फैराडे। तो यहाँ पर निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा जो होगी 2 फैराडे। तो फिर इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पर कि 1 ग्राम के लिए जो होगा वो होगा 2 बटे होगा 40 फैराडे, और यहाँ पर 20 ग्राम के लिए निकालेंगे तो 2/40 गुणे क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1 फैराडे। तो इस तरह लिख के सवाल एग्जाम में करना होता है, इसको भी दिखाना होता है, फिर ऐसे एग्जाम में हम लोग लिख के करते हैं अच्छे से, तो नंबर अच्छे मिलते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें सिंपल कि गलित NaCl से Na के 23 ग्राम अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल वहां पर आपको फैराडे के रूप में कितनी विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सिंपल यहाँ भी वही हो गया कि हमको सोडियम क्लोराइड ले लिए तो उसमें क्या मिलेगा Na+, और Na+ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा Na। मोल अनुपात निकालेंगे तो इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल और इसका भी देखिए, ठीक है, ये सबका अगर इसका हम लोग 1 मोल लेते हैं तो इसका भी लेना पड़ेगा 1 मोल, और ये भी बनेगा 1 मोल। देख रहे हैं क्योंकि 1 कर लेने पर 1 ये ले रहे हैं, 1 बन रहा है। अगर हमको बदलेंगे तो ये आपका 1 फैराडे हो जाएगा, 1 मोल का आवेश 1 फैराडे विद्युत में बदलेंगे, और 1 मोल ये होता है 23 ग्राम। क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है 23 होता है, तो उसका मोलर द्रव्यमान जो होगा 1 मोल का द्रव्यमान वो 23 ग्राम होगा। तो सिंपल ये हो गया 23 ग्राम चाहिए, आंसर हो गया 1 फैराडे। अच्छा एक और बहुत चीज है कि अगर आपसे कूलाम में पूछ देता है तो कूलाम में पूछता तो आप आंसर क्या देते, 1 फैराडे को कूलाम में बदलते तो ये होता है 96,000 जो है 500 कूलाम, या 96,487 कूलाम भी आप आंसर दे सकते थे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें हम लोग कूलाम के रूप में यूज करेंगे। दिया है KCl के गलित अवस्था में 500 कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितना पोटेशियम निक्षेपित होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि पोटेशियम कैथोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम बनाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो 1 मोल इसको लेंगे तो 1 मोल ये भी होगा और 1 मोल ये बनाएगा, ये सारी चीजें होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 फैराडे इसको आवेश देंगे तो 1 मोल ये बनेगा, और पोटेशियम का जो 1 मोल होता है, ठीक है, लिख दे रहे हैं कि अगर 1 मोल इसका लेंगे तो 1 मोल इसका लेना पड़ेगा और 1 मोल ये बनेगा। इस 1 मोल का आवेश होता है 1 फैराडे, और इस जो 1 मोल होगा इसका मोलर द्रव्यमान जो होता है 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 39 ग्राम, ठीक है, ग्राम लिख देते हैं। अब ये पूछा है कि फैराडे में नहीं, पूछा है कूलाम में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फैराडे को कूलाम में बदल देते हैं, और ये कूलाम में बदलेंगे तो कितना करेंगे 96,500 कूलाम। अब देखिए सब कुछ आसान हो गया। यहाँ पर देखिए 96,500 कूलाम जो है कि विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर, यहाँ पे लिखना है कि विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर जो पोटेशियम है उसकी निक्षेपित मात्रा 96,500 कूलाम जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पोटेशियम को जो निक्षेपित मात्रा है वो कितना है 39 ग्राम। 39 ग्राम है, तो यहाँ से आपको निकालना है 1 कूलाम का, तो 1 कूलाम का क्या हो जाएगा 39 अपॉन क्या हो जाएगा 96,500, और जैसे 1 का निकला तो 500 का पूछे, 800 का पूछे, 1000, 2000 जिसका भी पूछे 1 कूलाम का निकल गया। अगर 1000 का पूछा तो 1000 इसमें गुणा, 500 का पूछा तो इसमें 500 का गुणा, यानी अगर 500 कूलाम विद्युत धारा से पोटेशियम की निक्षेपित मात्रा कितनी होगी तो वो होगी 39 अपॉन 96,500
500 इंटू कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ये आपका होने वाला, इसको कैलकुलेट आपको बस कर देना है। तो इसको हमने पहले से कैलकुलेट किया है और इसका आंसर जो आएगा वो 0.202 ग्राम है। ठीक है, 20 ग्राम है। तो हमने कैलकुलेट किया था, हमने लिख दिया, और जो है कि आप भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आने वाला है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया और बोला है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सिंपल देखिए, हम जानते हैं कि ये कॉपर जो है इस पर डबल प्लस होता है जब ये विद्युत अपघट के रूप में रहेगा, विलयन के रूप में रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैथोड पर जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बदल जाएगा किसमें, कॉपर में। फिर हम मोल अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो इसका निकालते हैं 1 मोल, तो ये कितना होगा 2 मोल, और ये बनेगा कितना 1 मोल। ठीक है, अब इसको हम लोग फैराडे के रूप में अगर बदलते हैं तो ये हो जाएगा 2 फैराडे, 2 फैराडे बराबर ये मोल में बदलेगा। अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो हो जाएगा 63 ग्राम। इसका परमाणु भार लगभग 63 होता है, तो मोल 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा हो जाएगा 63 ग्राम। अब देखिए यहाँ 2 फैराडे है। ठीक है, तो यहाँ 2 फैराडे का मतलब हो गया, 2 फैराडे का मतलब हो गया आपका जो है 2 फैराडे का ये मतलब हो गया कि 96,500 इंटू क्या हो गया 2। ठीक है, इतना हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ये 0 हो जाएगा 1, 6 दूनी 12, 1 हो गया 13, 1 आ गया 9 दूनी 18, 1 19, 193,000 ये कुलाम। इतना कुलाम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको 63 ग्राम मिलेगा। लेकिन इतना तो विद्युत धारा प्रवाहित हो नहीं रहा है। जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक हो रही है। तो पता है कि हमको ये एम्पियर में 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, लेकिन हमको निकालना विद्युत धारा किसमें है, कुलाम में। हमको निकालना है कुलाम यानी क्यू में, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो आया है ये कुलाम में आया है। तो कुलाम में विद्युत धारा क्यू, कुलाम अगर निकालेंगे विद्युत धारा तो आप जानते हैं क्यू बराबर IT होता है, क्यू बराबर होता है IT। ठीक है, कुलाम बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, तो समय सेकंड में होता है, विद्युत धारा एम्पियर में होता है। 1.5 एम्पियर है, विद्युत धारा 10 है, इंटू जो है समय जो है कि आपका सेकंड में है, तो 10 मिनट है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकंड में। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 और 36 हो जाएगा 900, ये हो गया 900 कुलाम। अब आपके लिए ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या बन गया कि अगर यहाँ 193,000, ठीक है, 1,93,000 अगर कुलाम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे जो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा है वो है 63 ग्राम। यहां से अगर एक का हम लोग निकालेंगे कि 1 कुलाम अगर करते हैं तो हो जाएगा 63 इंटू हो जाएगा 1,93,000, ये टोटल इतना हो जाएगा ग्राम। और अगर हम 1 की जगह यहाँ 900 कुलाम से निकालना चाहें तो इसमें इंटू क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, इतना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले से ही कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर आता है 0.293, ये हो जाता है ग्राम। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। कितना आंसर आया है 0.293 ग्राम। तो ये इसका हो गया आंसर, और इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ प्रश्नों को जो है सॉल्व करा दिया। बाकी के जो प्रश्न होंगे अगर वैद्युत अपघटन पर होंगे तो आप इन्हीं आधार पर सबको कर सकते हैं। अगर आप ये प्रश्न समझ गए तो इसके आधार पर आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट सूत्र पर होंगे, फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के जो सूत्र है उस पर डायरेक्ट होंगे, तो आप उस पर डायरेक्ट मान रख के भी कर सकते हैं। तो ये विद्युत अपघटन जो है ये पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर नए टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।